हरीशपुर नाम का एक गांव था। उस गांव के लोग बहुत ही मेहनती और ईमानदार थे। इसी गांव के बिल्कुल आखिरी किनारे पर एक छोटा सा जर्जर मिट्टी का घर था, जिसमें हरिया काका और उनकी पत्नी रूपमती काकी रहते थे। काकी की तबीयत हमेशा खराब रहती थी। वो खाट से उठ भी नहीं पाती थीं। उनकी महंगी दवाओं का खर्च उठाने के लिए हरिया काका रोज सुबह अपनी बूढ़ी हड्डियों को समेटकर दूसरों के खेतों में हाड़ तोड़ मजदूरी किया करते थे। हरिया काका का एक बेटा भी था, सुंदरलाल, पर वो अपनी शादी के बाद बूढ़े माँ बाप को बेसहारा छोड़कर गांव में ही एक बड़े और पक्के घर में ठाठ से रहने लगा था। लेकिन स्वाभिमानी हरिया काका ने कभी हार नहीं मानी। वो रोज की तरह आज भी खेत में पसीना बहा रहे थे। तभी धूप में तपते रास्ते से एक अनजान जोड़ा, एक लड़का और एक लड़की, उधर से गुजर रहा था। हरिया काका को खेत में काम करता देख दोनों के कदम अचानक रुक गए। प्रणाम काका। काका, मैं एक नवयुवक मदन हूँ और ये मेरी पत्नी चंपा है। हम दोनों ने अपने मन पसंद से भागकर शादी की है काका। हमारे पीछे कोई नहीं है। इस वक्त हमें रहने के लिए बस एक घर की व्यवस्था चाहिए। क्या गांव में कोई ठहराव मिलेगा? देखो बेटा, हम सीधे साधे खेतीहर लोग हैं। मुझे ई पुलिस अदालत के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है। जो भी आफत आएगी, तुम दोनों अपनी जिम्मेदारी पर यहां रहोगे। और हाँ, मेरे पास कोई बहुत सारे कमरे नहीं है बाबू। बस एक ही कमरा है जिसमें मेरी एक बीमार बूढ़ी पत्नी रहती है। अगर रहना है तो पैसे मुझे एडवांस देने होंगे, क्योंकि मुझे अपनी बुढ़िया की दवा लानी होती है। ठीक है काका, हमें मंजूर है। आप बस अपनी जिम्मेदारी हम पर छोड़ दीजिए। आप पहले हमें अपना घर दिखाइए। हरिया काका कुदाल कंधे पर रखकर मदन और चंपा को लेकर अपने उस छोटे से घर पर आते हैं। घर के आंगन में कदम रखते ही रूपमती काकी खाट पर लेटी हुई खांस रही थीं। हरिया काका अपनी पत्नी के पास जाते हैं। रूपमती, देख, ये दोनों आज से हमारे घर में रहेंगे और महीने का किराया भी देंगे। अब तेरी दवा समय से आ जाएगी भाग्यवान। चंपा काकी की दयनीय हालत और कमजोर शरीर को देखकर भावुक हो जाती। माँ जी, अब आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आज से आपको इस घर में खाना नहीं बनाना है और ना ही कोई काम करना है। इस घर की बेटी समझकर मुझे हक दीजिए माँ जी। अब सारा काम मैं खुद संभालूंगी। आप बस आराम करिए। काका, घर तो मिल गया, पर पेट पालने के लिए रोजगार भी चाहिए। क्या मुझे इस गांव में कोई काम मिलेगा? बेटा, इस छोटे से गांव में इस समय काम मिलना बहुत मुश्किल है। अपनी ही धरती पर लोग भूखे मर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि यहाँ तुम्हें आसानी से कोई काम मिलेगा। अरे, काम वाम छोड़ो। सुबह से एक दाना पेट में नहीं गया है। मुझे बहुत तेज भूख लगी है मदन। अगर तुम्हारे पास कुछ पैसे बचे हैं तो पहले गांव के बाजार जाओ और कुछ खाने को लेकर आओ। जान निकल रही है मेरी। ठीक है चंपा, धीरज रखो। बैठो तुम यहाँ माँ जी के पास। मैं जाता हूँ और गांव से कुछ खाने का इंतजाम करके अभी आता हूँ। मदन खाने की तलाश में गांव के बाजार पहुंचता है। वह उम्मीद लिए एक दो दुकानों पर जाता है, लेकिन वहां तैयार खाना बहुत महंगा मिल रहा था। अपनी जेब की तंगी को देखकर वो बिना कुछ लिए आगे बढ़ जाता है। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आती है। वो सीधे एक किराना की दुकान पर जाता है और सूजी, मैदा, आलू और मसाले यानी गोलगप्पा, पानी पूरी बनाने का सारा सामान खरीदता है और भारी मन से घर वापस लौट आता है। जैसे ही मदन खाली हाथ आंगन में कदम रखता है, भूख से बेहाल चंपा उसे टोक देती है। मदन, खाने को कुछ नहीं लाए क्या? सुबह से पेट में चूहे कूद रहे हैं और तुम खाली हाथ चले आए। चंपा, खाने का बना बनाया सामान यहाँ बहुत महंगा है। हमारे पैसे तुरंत खत्म हो जाते, पर तुम थोड़ा सब्र रखो। मैं तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल बना रहा हूँ। तुम यहीं बैठो माँ जी के पास। मदन बिना वक्त गवाए सीधे रसोई के अंदर जाता है। वो फटाफट गोलगप्पे के लिए आटा सानता है, उसकी छोटी छोटी लोइयां तोड़कर उन्हें बेलता है और गरम तेल में फूली फूली कुरकुरी पूरियां छानना शुरू करता है। गोलगप्पे बनाने के बाद वो इमली, मिर्च और मसालों को मिलाकर तीखा चटपटा पानी तैयार करता है। थोड़ी ही देर में वो हरिया काका,
रूपमती काकी और चंपा के लिए एक एक पत्तल तैयार करके आंगन में लाता है। सब लोग गोलगप्पे का पहला निवाला मुंह में डालते हैं। तीखे पानी और करारे गोलगप्पे का स्वाद लेते ही सबके चेहरे खिल उठते हैं। काकी तो बीमारी का दर्द भूलकर मुस्कुरा देती हैं। आहा मदन, स्वाद तो एकदम गजब है। जो भूख लगी थी वो इस तीखे पानी को पीते ही मिट गई। बेटा, पानी का स्वाद बहुत ही लाजवाब है। बस एक छोटी सी कमी रह गई है। अगर अगली बार बनाना ना तो इसमें थोड़ा सा हींग डाल देना, फिर देखना इसके स्वाद में 4 चांद लग जाएंगे। बेटा मदन, अगर मेरी बात मानो तो तुम गांव में ई पानी पूरी ही बेचना शुरू कर दो। तुम्हारे हाथों में गजब का हुनर है बाबू। यहाँ बाजार में सामान बहुत महंगा मिलता है। अगर तुम 10 रुपए के 5 गोलगप्पे भी बेचोगे ना, तब भी गांव के लोग इसे बड़े शौक से खरीद कर खाएंगे। अरे, ये बात तो मेरे दिमाग में आई ही नहीं थी काका। ठीक है काका, तय रहा। कल से ही मैं गांव के किनारे इस पानी पूरी का ठेला लगाऊंगा। अगर ये धंधा चल पड़ा ना तो काकी की सारी दवाइयां समय से आ जाएंगी और मैं आपको इस कड़ती धूप में खेतों में मजदूरी करने भी नहीं जाने दूंगा। जीते रहो बेटा, भगवान तुम्हारे इस नेक इरादे को कामयाब करे। चंपा, कल से हम दोनों मिलकर यहाँ घर पर सारा सामान तैयार रखेंगे और मैं बाहर जा जाकर इसे बेचूंगा। देखना, हमारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। अगली सुबह होती है। सूरज की पहली किरण के साथ ही मदन, चंपा और काका काकी सब मिलकर पानी पूरी की तैयारियां शुरू कर देते हैं। चंपा पूरियां छानती है और मदन पानी तैयार करता है। इस बार पानी में काकी के कहे अनुसार हींग डाला जाता है, जिससे पानी का स्वाद और महक दोनों ही बेहद लाजवाब और महत्वपूर्ण हो जाते हैं। मदन अपनी पानी पूरी का ठेला पूरी तरह सजाकर गांव के किनारे ले जाकर लगा देता है। काकी के डलवाए हुए हींग और भुने हुए जीरे की महक धीरे धीरे पूरे गांव की हवा में फैलने लगती है। तभी सुगंध सूंघते हुए उधर से गांव की 2 महिलाएं गुजरती हैं। पानी पूरी की ऐसी लाजवाब महक देखकर दोनों के कदम खुद ब खुद मदन के ठेले की तरफ बढ़ जाते हैं। अरे भाई साहब, पानी पूरी! चलो, भगवान का शुक्र है कि इस गांव में कम से कम किसी ने तो हम महिलाओं की पसंद का ख्याल रखा, वरना यहाँ तो कुछ मिलता ही नहीं था। हाँ बहन जी, बिल्कुल बिल्कुल। आइए, स्वागत है आपका। भाई साहब, हमने इस गांव में आपको पहले कभी देखा नहीं। क्या आप शहर से आए हैं क्या? हाँ बहन जी, मैं शहर से हूँ। बस अभी गांव के आखिरी किनारे वाले जो हरिया काका है ना, उन्हीं के घर पर रहता हूँ। अच्छा, हरिया काका के यहाँ। चलो बढ़िया है। तो भाई साहब, कैसे खिला रहे हो पानी पूरी? रेट का है इसका? बहन जी, 10 रुपए के 5 दे रहा हूँ। अरे वाह, 10 रुपए के 5? ये तो बहुत बढ़िया है भाई साहब। चलो ऐसा करो कि फटाफट प्लेट लगाओ। 1 प्लेट मेरे लिए लगा दो और 1 प्लेट मेरी इन जेठानी जी के लिए। दोनों लोग खाकर देखते हैं कि आपके पानी और गोलगप्पे का स्वाद कैसा है। जी लीजिए जरूर बहन जी, अभी लगाता हूँ। मदन दोनों के हाथों में सूखे पत्तल थमाता है और ठंडे चटपटे पानी में डुबोकर पहला पहला गोलगप्पा दोनों की प्लेट में रखता है। जैसे ही दोनों महिलाएं अपनी आंखों को बंद करके वो एक एक गोलगप्पा मुंह में डालती हैं, स्वाद का एक धमाका उनके मुंह में होता है। वो खुशी के मारे उछल पड़ती हैं। कसम से भैया, कसम से आपके हाथ का गोलगप्पा खाकर तो ऐसा लग रहा है जैसे जीते जी जन्नत मिल गई हो। अरे हाँ भैया, वैसे भी मैं बहुत चटपटा पसंद करती हूँ। क्या गजब का चटपटा पानी बनाया है यार। इसमें हींग की महक तो सीधे कलेजे को छू रही है और भुने हुए जीरे का स्वाद भी सब कुछ एकदम बराबर बैठा है। ऊपर से ये जो ठंडा ठंडा पानी है ना, ये इसके स्वाद में 4 चांद लगा रहा है। भैया सुनिए, हम दोनों का पेट तो भर गया पर मन नहीं भरा। ऐसा करो, हमारे लिए 2 प्लेट पैक भी कर दो। हम घर ले जाकर घर वालों को भी खिलाएंगे, वो भी खुश हो जाएंगे।
पहले ही दिन गांव के किनारे लगा वो छोटा सा ठेला अब हरीशपुर में अपनी धाक जमाने के लिए तैयार था। देखते ही देखते मदन के ठेले पर पूरे गांव की भारी भीड़ उमड़ पड़ती है। स्वाद का ऐसा जादू चलता है कि शाम होते होते उसकी सारी की सारी पानी पूरी बिक जाती है। मदन अपनी पहली कमाई की खुशी से फूला नहीं समाता और तुरंत दौड़ता हुआ अपने घर वापस आता है। घर आकर जब वो आंगन में कदम रखता है तो वहाँ का नजारा देखकर हैरान रह जाता है। काका, काकी और चंपा सब मिलकर फिर से पूरियां बेलने और छानने में जुटे हुए थे। अरे वाह, आप सभी लोग मिलकर अभी से कल के लिए पूरियां बना रहे हो। पर आप सबको कैसे पता चला कि मेरी सारी की सारी पानी पूरी आज ही बिक गई? बेटा, मुझे पहले से पता था कि तेरे हाथ का स्वाद ऐसा है कि एक भी पानी पूरी नहीं बचेगी। इसीलिए हम सब दोपहर से ही कल की तैयारी में जुट गए ताकि कल सामान कम ना पड़े। अब तू दिन भर का थका हारा आया है, जा जाकर आराम कर बेटा। नहीं काकी, मैं थका नहीं हूँ। आज की इस पहली कमाई के पैसे आप रख लो, इनसे कल सुबह सबसे पहले आपकी दवा आएगी। नहीं बेटा, इन पैसों का मैं क्या करूँगी, तू अपने पास रख, आगे धंधा बढ़ाना है। काका, तो फिर आप ही इन पैसों को रख लीजिए। ये हमारे इस कमरे का किराया और आपकी मजदूरी है। बेटा, आज से तू मेरा किराएदार नहीं, मेरा सगा बेटा है और कोई बाप अपने बेटे से मजदूरी या किराया नहीं लेता। हम सब अब एक ही परिवार हैं। चाहे जो भी मुसीबत आए, हम सब मिलकर साथ में निपट लेंगे। हाँ मदन, काका बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम सब साथ हैं, तुम बस अपनी मेहनत पर भरोसा रखो। आप सबका यही साथ मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मुझे आज थोड़ी थकान लगी है तो मैं जाकर सो जाता हूँ। कल सुबह फिर से ठेला लगाना है। अगली सुबह होती है। मदन फिर से पूरे जोश के साथ उसी चौराहे पर अपना पानी पूरी का ठेला लगाता है। कल की तरह आज भी देखते ही देखते लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ती है। मदन फुर्ती से सबको पानी पूरी खिला रहा था। तभी थोड़ी देर में भीड़ को चीरते हुए हरिया काका का बेटा सुंदरलाल और उसकी पत्नी उस ठेले पर आते हैं। सुंदरलाल अकड़ कर खड़ा हो जाता है। ए भाई, जरा हमारे लिए भी 2 प्लेट बढ़िया तीखा पानी डालकर लगाओ तो। मदन बिना उन्हें पहचाने मुस्कुराकर दोनों के लिए प्लेट सजाता है और आगे बढ़ा देता है। पानी पूरी खाते ही सुंदरलाल के मुंह से तारीफ निकल जाती है, पर उसके मन में उत्सुकता जागती है। भाई, तुम इस गांव के तो नहीं लगते। कहाँ के रहने वाले हो तुम, और यहाँ इस गांव के किनारे कैसे आ गए? भैया, मैं तो शहर का हूँ, पर आजकल मैं यहाँ गांव के किनारे जो हरिया काका रहते हैं ना, उन्हीं के घर में रहता हूँ। मैं हरिया काका को अपने सगे पिता जैसा मानता हूँ। आज मेरा जो कुछ भी है, ये ठेला, ये धंधा, सब उन्हीं का दिया हुआ आशीर्वाद है। मेरा अपना कुछ नहीं है यहाँ। मदन की ये बात सुनते ही सुंदरलाल के शातिर दिमाग में एक खुरपाती ख्याल घूमने लगता है। वो सोचने लगता है कि अरे, इस शहर के लड़के ने तो बुढ़े को अपनी मुट्ठी में कर लिया है। इसका धंधा तो बहुत चोखा चल रहा है। अगर अभी मैं जाकर अपने पिता की संपत्ति वापस ले लूं और ढोंग करके उनकी देखरेख करने लगूं, तो बुढ़े का घर भी मेरा हो जाएगा, ये चलता हुआ ठेला और पानी पूरी का धंधा भी मेरा हो जाएगा, और फिर इस बाहरी लड़के को लात मारकर गांव से बाहर निकाल दूंगा। यही सब सोचते हुए सुंदरलाल के चेहरे पर एक दुष्टता भरी मुस्कान आ जाती है। वो मदन को पानी पूरी के पैसे देता है और अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर अपने घर जाने के बजाय सीधा अपने बूढ़े पिता हरिया काका के घर की तरफ चल देता है। उसके कदम लालच से भरे हुए थे। मदन दोपहर के बाद जल्दी जल्दी अपनी सारी पानी पूरी बेचकर खुशी खुशी घर वापस लौटता है। पर जैसे ही वह घर के आंगन में कदम रखता है, वहाँ का माहौल एकदम बदला हुआ और तनावपूर्ण था। सुंदरलाल और उसकी पत्नी सामान फेंक रहे थे और चंपा कोने में सहमी खड़ी थी। मदन को देखते ही सुंदरलाल उस पर चीख पड़ा। ए लड़के, चल, उठा अपना झोला झंखाड़ और निकल यहां से बाहर। इस घर का असली वारिस, असली बेटा मैं हूं। बहुत दिन लूट लिया मेरे सीधे साधे बाप को। अब से मैं और मेरी पत्नी इनकी सेवा करेंगे। भाग यहां से। काका, ये क्या हो रहा है काका? आप कुछ बोलते काहे नहीं? बेटा मदन, मैं भी कुछ नहीं कर सकता बाबू। चाहे जैसा भी है, सुंदरलाल आखिर मेरा ही खून है, मेरा सगा बेटा है। मैं मजबूर हूं बेटा, मुझे माफ कर दे। ठीक है काका, आप दुखी मत होइए। मैं आपकी मजबूरी समझता हूँ। मैं अपनी पत्नी को लेकर अभी जा रहा हूँ। मदन बिना कोई बखेड़ा किए अपना सारा सामान वही छोड़ देता है और अपनी पत्नी चंपा का हाथ थामकर उस घर से चुपचाप निकल जाता है।
रात हो जाती है और उनके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था। इसलिए दोनों गांव के बाहर एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। चंपा मदन के कंधे पर सिर रखकर सो जाती है और मदन सूनी आंखों से आसमान को तकता रहता है। उधर सुंदरलाल मदन के छोड़े हुए ठेले को लेकर चौराहे पर पानी पूरी बेचने जाता है। लेकिन सुंदरलाल के हाथों में ना तो मदन जैसा हुनर था और ना ही उसके दिल में काकी जैसा सेवा का भाव। उसके बनाए पानी में कोई स्वाद नहीं था, जिसके कारण सारे ग्राहक एक एक करके दूर चले गए और उसका ठेला पूरी तरह पिट गया। जब सुंदरलाल को कोई फायदा नहीं दिखा तो उसने घर में फिर से काका काकी के साथ गाली गलौज और मारपीट करना शुरू कर दिया। हरिया काका को अब अपनी भूल का एहसास हो चुका था। अगली सुबह पेड़ के नीचे बैठे मदन और चंपा के पास अचानक हरिया काका हांफते हुए पहुंचते हैं। काका की आंखों में पछतावा और गहरा प्यार था। बेटा मदन, मुझे माफ कर दो बाबू, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी। उस लालची सुंदरलाल ने मेरे साथ फिर से बुरा व्यवहार किया। मैंने आज ही उसे उसका हिस्सा देकर हमेशा के लिए घर से निकाल दिया है। अब वो कभी वापस नहीं आएगा। काका, आप रोइए मत। आप ठीक तो है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूं बेटा। घर पर तुम्हारा ठेला और पानी पूरी का सामान वैसे का वैसा ही रखा है। तुम्हारी काकी ने अपनी बीमारी भूलकर आज खुद उठकर पूरियां बनाई हैं और मैंने पानी तैयार किया है। बस तुम्हें चलना है और उसे बेचना है। चलो अपने घर बेटा। काका की बात सुनते ही मदन और चंपा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। दोनों काका के पैर छूते हैं और हंसते हुए अपने असली घर वापस लौट आते हैं। अगली सुबह मदन फिर से उसी चौराहे पर पूरे स्वाभिमान के साथ अपना पानी पूरी का ठेला लगाता है। जैसे ही गांव वालों को पता चलता है कि मदन भैया वापस आ गए हैं, देखते ही देखते लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ती है। मदन के हाथ का वही पुराना तीखा चटपटा स्वाद पाकर लोग खुशी से झूम उठते हैं। मदन और उसका परिवार अब खूब सारा पैसा कमाता है। काकी की दवाइयां समय पर आती हैं और हरिया काका को अपनी ढलती उम्र में मदन और चंपा के रूप में सच्चे बेटे बहू का सहारा मिल जाता है। सीख: लालच का फल हमेशा बुरा होता है। सुंदरलाल ने केवल संपत्ति और धंधे के लालच में आकर नाटक किया था, लेकिन बिना मेहनत और हुनर के उसका लालच उसे ले डूबा। ईमानदारी और हुनर की हमेशा जीत होती है।